अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कज़न के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने रुककर दरवाजे से कान लगा लिया। वो अपने मामू की बेटी को साथ चिपकाए बेड पर लेटा हुआ था, साथ कुछ गंदी हरकतें कर रहा था। पहले तो मुझे शौक लगा, मुझे भी शौक हुआ कि ठीक से देखो क्या कर रहे हैं। मैंने खिड़की का पर थोड़ा सा सरकाया तो खिड़की एक आवाज़ के साथ खुलती चली गई। सामने का मंजर आया था, मगर उसने मुझे देख लिया। वो बाहर आया और कमरे में ले जाकर उन दोनों ने मुझे बीच में लिटाया। उफ! वो दोनों रात के उस पहर मध्यम रोशनी वाले स्टोर रूम में खड़े थे। हवा तनाव से भरी हुई थी। मैं बहुत खौफजदा थी। बाहर मुझे बहाने से यहाँ ले आया था और अब खुद मुझे बड़ी मोहब्बत से देखे जा रहा था। उसकी आंखें किसी ख्वाहिश से जल्दी जा रही थी। जब उसने मेरी तरफ देखा, उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे छूने तो ना आया। उसने मेरे कान के पास मथन सी सरगोशी की थी। स्टोर रूम में एकदम अंधेरा बढ़ गया। मैं डर के मारे दीवार से जा लगी। मुझे चाहने दो प्लीज़। मैं पीछे हट गई। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था। मैं उसके करीब नहीं जाना चाहती थी, उसके लम्स को महसूस नहीं करना चाहती थी, मगर वो मेरे और करीब आता जा रहा था। मैंने देखा कि फ़हद के चेहरे पर कमीनगी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, उससे मुझे अपने करीब करना चाहा, मगर मैंने अपने सीने पर हाथ रख दिए, उसे खुद से दूर करने के लिए। मुझसे दूर रहो, मैंने सरगोशी की। ये कहकर मैंने एक लरसती हुई सांस ली। मेरा दिल अभी धड़क रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इस सूरत हाल में क्या करूं। मैं फ़हद की गिरफ्त में थी। फ़हद ने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। अचानक मेरी आंख अपनी ही आवाज़ से खुल गई। मैंने उठकर देखा तो इत्मीनान का सांस लिया। मैं अपने बिस्तर पर थी, अकेली, और ये मेरा कोई सपना था। सुबह होने वाली थी। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद मैं नीचे हवेली में आई तो चौंक गई, क्योंकि नीचे हवेली में बहुत रौनक नजर आ रही थी। शायद कोई मेहमान हवेली में आने वाला था। मैंने अम्मा साईं से पूछा, हवेली को दुल्हन की तरह क्यों सजाया जा रहा है? कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, फ़हद हवेली आ रहा है। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे क्या पता। यूं तो अम्मा साईं मेरी दादी थी, लेकिन हम सब अम्मा साईं ही कहते थे, क्योंकि बाबा उनको इसी नाम से पुकारते थे। फ़हद का नाम सुनकर एक खौफ की लहर मेरे अंदर सरायत कर गई थी। अपना बचपन याद आने लगा। वो शख्स इंसान नहीं था, इंसानी रूप में कोई दरिंदा था। ऐसा सफ़ाक इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने शुक्र किया था कि वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क चला गया था। मेरी इससे जान छूट गई थी, मगर अब पता नहीं वापस क्यों आ रहा था। मैं काफ़ी खौफज़दा सी हो गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे बीए के पेपर्स कंप्लीट हो चुके थे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मुझे अब्बा साईं की इजाज़त की ज़रूरत थी, और मैं जानती थी कि मैं अपने अब्बा को मना सकती हूँ। मैंने तो सोचा था कि हवेली जाऊंगी तो कुछ दिन बड़े सुकून से गुजारूंगी, लेकिन फ़हद का नाम सुनकर मुझे अपना बचपन याद आने लगा। मुझे असियत देना शायद उसका पसंदीदा मशगला था। अक्सर वो मेरी किताबें पकड़कर मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेता, और अगर मुझे जवाब नहीं आता तो मेरे हाथ की दोनों उंगलियों के बीच में पेंसिल डालकर उन्हें दबा देता। मैं चिल्लाती तो कहता, तुम्हारी आवाज़ बाहर ना निकले, जान ले लूँगा तुम्हारी। पता नहीं उस शख्स को मुझसे क्या तकलीफ थी। मेरा गला दबाने लगता, कहने लगता, जान से मार डालूंगा तुम्हें अगर तुम्हारी आवाज़ बाहर तक गई तो, और यही बंद कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात पर इनकार करने की? वो मुझसे 7 साल बड़ा था। मैं 7 साल की थी तो वो 14 साल का था। असल में मेरी वालदा का इंतकाल मेरी पैदाइश पर ही हो चुका था, और मेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की थी। फ़हद मेरे बड़ा ताया का बेटा था, बल्कि उनका इकलौता बेटा था। इस खानदान का वारिस। उसे ताई ने बहुत सर चढ़ा रखा था। कहती थी कि इस हवेली के आगे की बागडोर मेरे फ़हद ने ही तो संभालनी है। बहरहाल जब उसे ताया बने विलायत भेजा तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरी इस शख्स से जान छूट गई, मगर वो मेरे ख्वाबों में आकर भी मुझे डरा देता था। मगर उसके
जाने के बाद मैं बड़ी खुश थी कि मेरी उस शख्स से जान छूट गई, मगर ये मेरी खुशफहमी थी क्योंकि वो कई सालों के बाद वापस आ रहा था। इस हवेली को बहुत सजाया संवारा जा रहा था। ताई अम्मा का इरादा था कि उसकी आमद पर एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जाए। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाए। हमारे कुछ रवायात थे, इसीलिए फहद की आमद पर मुझे बाहर आना पड़ा। मैं अपनी दादी अम्मा के साथ खड़ी थी जब उसकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। सब बाहर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जैसे ही गाड़ी से वो नीचे उतरा, मैंने देखा फहद देखने में काफ़ी हैंडसम सा हो गया था। पैंट कोट पहने, काला चश्मा लगाए हुए, आपको पता नहीं कहाँ का हीरो समझ रहा था। सबसे पहले वो बाबा के गले मिला, फिर दादी के पास आ गया। दादी से सर पर प्यार लिया। दादी ने रोते हुए उसे सीने से लगा लिया और अपनी वालदा से मिलने लगा। ताई उसे लेके हवेली को बहुत सजाया संवारा जा रहा था। ताई अम्मा का इरादा था कि उसकी आमद पर एक बहुत बड़ा फंक्शन करना है। सो फिर उसकी मुझ पर नज़र पड़ी। मैंने मुरब्बतन सलाम किया। कहने लगा, अम्मा साहब, ये कौन है? मैंने इसे पहचाना नहीं। दादी अम्मा कहने लगी, नायला है, तुम्हारे चाचा की बेटी। उसने अपने होंठ गोल करके कहने लगा, ओह तो ये है वो। मैंने अपना रुख बदल लिया था। सभी उसे हवेली के अंदर ले गए। खाना बिल्कुल तैयार था। खाने के दौरान वो बस ताया साईं और ताई अम्मा से ही बातें करता रहा, या फिर अम्मा साईं से। इन दिनों इलेक्शन का भी जोर था, इसीलिए मेरे ताया का इरादा था कि गांव में उम्मीदवारों के तौर पर वो अपने बजाय अपने बेटे को खड़ा करें। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। शाम को ये खबर मिली कि ताई अम्मा की सारी बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, भाई भाभियाँ सब फहद से मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इस गहमा गहमी में किसी को मेरी याद नहीं आएगी। मैं तो ऐसे मौके की तलाश में थी कि अपने वालिद से यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त लूँ और दोबारा से लाहौर के हॉस्टल में रहना शुरू कर दूँ, क्योंकि ना मुझे ये हवेली पसंद थी और ना यहाँ का माहौल और ना ही अपना कज़न फहद। रात को मैंने कहा, अम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जाऊँ? कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, जाओ और आराम करो। मैं जैसे ही ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगी, मुझे कुछ आवाज़ें फहद के कमरे से आ रही थी। इससे पहले कि मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ती, फहद के मुंह से मैंने अपना नाम सुना तो मेरे कदम वहीं ठिठक गए। खुद ब खुद मेरा कदम उस कमरे की जानिब बढ़ने लगे। मैंने उसके दरवाजे पर कान लगाया। वो अपनी कज़न से बातें कर रहा था। कहने लगा, मैंने वहाँ तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर वो कहने लगी, फहद कब तक हम यूं ही व्हाट्सएप पर बातें करते रहेंगे और छुप कर मिलते रहेंगे? इसका कोई हल निकालो। कहने लगा, बस स्वीट हार्ट, अभी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वो कहने लगी, ये ना हो कि तुम्हारे बाबा बचपन की मंगनी का दोबारा से ऐलान कर दें और तुम नायला को मंगनी की अंगूठी पहना दो। ये सुनना था कि मेरा हाथ सीने तक गया था। वो कहने लगा, मायरा, यार वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है, और अब ना वो छोटा सा 14 साल का थोड़ी हूँ जो मेरा बाप कहेगा मान लूंगा। मेरी तरफ से साफ इनकार है। मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं कर सकता। उसकी बात से मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ। मैं कौन सा उससे शादी करना चाहती थी? अच्छा है वो इनकार करता, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों के इनकार की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। इसके बाद जो बात उनके बीच में हुई, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। फहद अपनी कज़न से कहने लगा, बेबी प्लीज़ मुझे बोर मत करो, गिव मी अ हग। ये सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बड़ा ही बेशरम इंसान है। मैंने सोचा कि भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना। लेकिन फिर दिल में एक तजस्सुस सा उठने लगा। दरवाजे से झांक कर देखा तो वो दोनों काफ़ी काबिल एतराज़ हद तक एक दूसरे के करीब थे। मुझे हैरत उस लड़की पर थी, इसे ज़रा भी अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल न था। वो लगता क्या था इसका? कुछ भी तो नहीं। और वो इसके गले लगने को बेताब नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो एक दूसरे के गले लगते, फहद की दूसरी फरमाइश सुनकर तो सचमुच मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। वो कहने लगा, आई वॉन्ट अ किस यू बेबी। इससे पहले कि वो बेशर्मी की कोई हद पार करता, मैं बेअख्तियार में धार से खिड़की बंद की थी और बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अंदर से आवाज़ आई, कौन है बाहर? वो लड़की कहने लगी, असद, मुझे तो डर लग रहा है, लगता है हम पकड़े गए हैं। वो कहने लगा, शट अप, मैं देखता हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर आता, उसके सामने वाला कमरा ही मेरा था।
मैं भागकर अपने कमरे में गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फ़ौरन से अपने वॉशरूम में जाके छुप गई। मेरा दिल इस वक्त ज़ोर से धड़क रहा था। काफ़ी देर तो मैं वॉशरूम में बंद रही। कमरे की लाइट बंद थी, वॉशरूम की भी लाइट बंद थी। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा कमरा खोल कर देखा है, लेकिन कुछ देर के बाद ही कमरा बंद होने की आवाज़ आई। मैं आधा घंटा अपना सांस रोके बस वॉशरूम में बंद रही। पसीने से पूरी तरह से शराबूर हो चुकी थी। अगर उसे पता चल जाता कि मैं उसकी ये नाज़ेबा हरकतें देख रही थी, तो मुझे स्टोर में बंद कर देता या न जाने मुझे क्या सज़ा देता। आधे घंटे बाद मैंने अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और कमरे में आकर एसी ऑन कर दिया। कुछ ही देर में कमरे का माहौल कुछ ठंडा हुआ। मुझे सुकून का सांस आया, लेकिन अभी भी मेरा दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं खुद को लानत मलामत करने लगी कि मुझे इस कमीने के कमरे में झांकने की क्या ज़रूरत थी। वो जो कर रहा था करता रहता। वो तो शुरू ही से बेगैरत था। बाकी की कसर लंदन जाकर पूरी हो गई। मुझे हैरत तो बस उस लड़की पर हो रही थी जो कि उसकी शायद खाला या मामूज़ाद थी। बड़े आराम से अपनी इज्जत उसके हवाले कर रही थी, जो कि उसका महरम भी नहीं था। मुझे बस ये बात बहुत बुरी लग रही थी। लड़कियों को अपने आप को यूं बेकीमत नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये उसका अपना ज़ाती मसला था। कुछ देर में बेड पर लेटी रही और उस लड़की के बारे में सोचती रही। फिर मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो काफ़ी फ्रेश थी। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो नाश्ता लगने में भी आधा घंटा बाकी था। मैंने शावर लिया, कपड़े बदले। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो फहद हाथ बांधे सामने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुझे ही देख रहा था। मैंने एक नज़र उस पर डाली और नज़र चुरा ली। इससे पहले कि मैं लाउंज में जाती और सीढ़ियों से नीचे उतरती, वो कहने लगा, नाइला, मेरी बात सुनो। बड़ा सख्त लहजा था उसका तो। मेरे तो कदम वहीं पर रुक गए। मैंने पलटकर कहा, जी कहिए। वो चलता हुआ मेरे पास आ गया और अपने ट्राउजर्स की जेबों में अपने दोनों हाथ मेरे सामने आ गया और कहा, बहुत शौक है तुम्हें जासूसी करने का। क्या देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ? होती कौन हो तुम मुझे यूं छुप छुप कर देखने वाली? मैं तो हक्का बक्का उसे देखने लगी। आखिर उसे कैसे पता चला था? बड़े गुस्से से वो मेरे करीब आया और कहने लगा, मैं अब भी वही फहद हूँ, बिल्कुल वैसा ही हूँ, ज़रा भी नहीं बदला। मेरा दिल तो ये सब सुनकर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं फौरन से नीचे का जीना उतर गई। डाइनिंग टेबल सजा हुआ था। सब नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर मेरी दादी कहने लगी, इधर आओ बेटा। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में फहद भी नीचे उतर आया था। मेरे बराबर वाली कुर्सी घसीटी और उस पर बैठ गया। उसे अपने बराबर में बैठा देख मेरी तो जान निकल गई। लेकिन बाद में जो हरकत उसने मेरे साथ करनी शुरू की, मैं बदहवास होकर रह गई। मुझसे कहने लगा, मुझे ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगा कर दे दो। मैंने ब्रेड पकड़ी और उस पर जैम लगाने लगी। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पैर पर कोई चीज़ चल रही है। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं बेहद नर्वस थी। अपने पाँव को उसके पाँव से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पाँव का दबाव मेरे पाँव पर बढ़ता ही जा रहा था। मेरे ज़रा सा करीब होकर कहने लगा, अभी तो शुरुआत है। अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। क्यों? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी जासूसी करने का? ये कहते हुए उसने मेरे हाथ से ब्रेड का स्लाइस पकड़ा और कहने लगा, नाइला, प्लीज़ मुझे चाय डाल दो। मैंने चाय का फ्लास्क पकड़ा और उसके कप में चाय डालने लगी, लेकिन मेरी जान तो उस वक्त निकली जब उसने अपने पाँव के अंगूठे से मेरे पैर से होते हुए ऊपर की जानिब अपना अंगूठा गर्दिश करना शुरू किया। मैं अपने पैर पीछे करने लगी, लेकिन शायद उसकी पहुंच से मेरा पैर दूर नहीं हो पा रहा था। कहने लगा, एक चम्मच चीनी डाल दो। मेरा जी चाहा कि चाय का गरम गरम कप मैं उसके मुंह पर ही फेंक दूं। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी इसकी हरकतों से। उसकी हरकतों से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैंने चीनी उसके कप में डाल दी तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने चाय अपने कप में डाल ही और डर के मारे बार बार मेरे माथे पर पसीने आ रहे थे। फिर से मेरे करीब होकर धीरे से कहने लगा, अभी तो मैंने शुरुआत की है और तुम्हारे पसीने भी छूटने लगे। आगे तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। मैंने चाय के गरम गरम घूंट अपने अंदर उंडेले और वहां से उठकर चली गई। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी।
وہ شخص ایسا تھا، اسے مجھے یوں ہراساں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بچپن میں بھی وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ بچپن میں اکثر فراک پہنتی اور ساتھ میں جینس کی پینٹ۔ میری فراک اکثر سلیو لیس ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور میرے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے لگتا۔ میں جب پیچھے ہٹتی تو میرا بازو دبوچ دیتا۔ اس وقت بھی میں ایسے ہی کمرے میں آ کے روتی تھی، کیونکہ وہ مجھے ڈراتا دھمکاتا تھا۔ کہتا تھا اگر میری حرکتوں کے بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی شدت سے بڑی یاد آتی تھی۔ میں اماں اماں کر کے روتی تھی، تکیے کو گلے لگا کر سمجھتی تھی کہ یہ میری ماں ہے، اور اپنی ہر بات اس سے کہتی تھی۔ میرے آنسو بھی تکیے میں ہی جذب ہو جاتے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص پر سے کیوں آ گیا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا سوچی تھی۔ کھڑکی کا پٹ کھولنے کی اور اسے دیکھنے کی لعنت بھیج دینی چاہیے تھی مجھے اس پر۔ میں اور اس کے گھٹیا کاموں پر اب اس کے کسی معاملے میں بھی دخل اندازی نہیں دوں گی۔ جیسے ہی شام ہوئی میں بابا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ سب زمینوں سے لوٹے تھے۔ میں نے کہا بابا مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ کہنے لگے بیٹا اتنا تو پڑھ لیا ہے تم نے، اب کیا کرو گی پڑھ کر؟ اپنی دائی اماں کے ساتھ تھوڑا کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو، گھر کے کاموں میں کھانا پکانا سیکھو۔ میں نے کہا بابا میرا خواب ہے انگلش میں ایم اے کرنا، بس 2 سال کی تو بات ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر لو، لیکن دیکھو روزانہ ڈرائیور تمہیں یونیورسٹی چھوڑے گا اور وہی تمہیں لائے گا۔ میں وہاں پر ہاسٹل میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جہاں ہمارا گاؤں تھا وہاں سے لاہور گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ نس پر بھی راضی ہو گئی تاکہ فہد سے میرا سامنا کم سے کم ہو۔ اگلے روز ڈرائیور کے ساتھ جا کر میں نے اپنا داخلہ یونیورسٹی میں کروا لیا، لیکن یہ اجازت مجھے اس صورت میں ملی تھی کہ مجھے رات کے وقت کچن کا رخ کرنا پڑے گا اور کھانا بنانا سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے رات کے ڈنر کے لیے میں شام کو ہی کچن میں چلی گئی۔ سب کچھ ملازمین ہی کاٹ کر دیتے تھے۔ کھانا بنانا یہاں پر اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں تائی اماں سے پوچھ کر پلاؤ بنانے لگی۔ تائی اماں نے مجھے پلاؤ بنانے کا پورا طریقہ بتایا اور کہنے لگی اچھا میں ذرا آتی ہوں، تم کچن کو دیکھ لینا۔ میں نے کہا جی میں دیکھ لوں گی تائی۔ 2 ملازمین کو تائی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اکیلے ہی کچن میں تھی۔ میں نے بہت دل سے پلاؤ بنایا، اسے دم پر رکھ دیا۔ بس 15 منٹ کے دم کے بعد پلاؤ تیار ہونے والا تھا۔ اسی وقت فہد کچن میں داخل ہوا، کیونکہ وہ کچن میں نہیں آتا تھا۔ اسے جو بھی چاہیے ہوتا تھا بس ملازمین کو آرڈر کرتا تھا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کہنے لگا نائلہ میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر اوپر میرے کمرے میں لے کر آ۔ میں نے کہا میں پلاؤ بنا رہی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کسی ملازمہ سے کہہ دو۔ مجھے یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر جا رہا تھا۔ میری بات سن کر وہی رک گیا، پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینی ہے، چائے بناؤ، فریم میں رکھو اور میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ مجھ سے یوں بات کر رہا تھا جیسے میں اس کی ملازمہ ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں کام کر رہی ہوں۔ کہنے لگا مجھے انکار کا انجام جانتی ہو تم یا بھول گئی ہو؟ اور اگر بھول گئی ہو تو یاد کرا دوں تمہیں، آج بھی اسٹور روم تمہارا منتظر ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو دوسروں کو ڈرانا دھمکانا ہراساں کرنا پریشان کرنا۔ اور میں نے کہا اب میں 7 سال کی نہیں جو ہر بار آپ سے ڈرتی رہوں گی۔ میں نے یہ کہا مگر میرا دل تو بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں اس شخص سے خوف نہیں کھانا چاہتی تھی اور پھر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں ڈر رہی ہوں۔ کہنے لگا میں دیکھ کے حیران ہوں کہ تم اب 7 سال والی نہیں رہی، اچھی خاصی خوبصورت اور جوان ہو گئی ہو، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت ہو گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے جن نظروں سے اس نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا تھا تو مجھے اپنے وجود میں چونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بڑی آگ لگاتی نظریں تھیں، ایسے لگا تھا کہ نظریں نہ ہوں آگ ہوں جو میرے وجود کو جلا کر جھلسا دیں گی۔ کہنے لگا شاباش چائے بنا کر میرے کمرے میں لے کر آ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ میں نے چائے بنائی، ایک ملازمہ کو بلایا اور چائے اس کے کمرے میں بھجوا دی۔ پلاؤ تیار ہو چکا تھا اور باقی کا کھانا بھی تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ میں نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا اور ملازمین کو بھی سمجھانے لگی کہ کہاں کیا رکھنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ٹیبل پہ سب لوگ کھانے کے لیے موجود تھے۔
जब मुलाजमा को मैंने फहद के कमरे में चाय देकर भेजा, वो बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू पहुंच रही थी। जब मैं पुलाव की ट्रे किचन में लेने आई तो मैंने देखा वो मुलाजमा रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहने की फहद साहब ने मुझे देखते ही चाय का कप जोर से मेरे पाँव पर रख दिया। मेरा पाँव जल गया और चाय का कप भी टूट गया और गरम गरम चाय मेरे पैर पर गिर गई। मैंने जब उसका पाँव देखा था वो सुर्ख हो रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा उस शख्स के ऊपर। कहने लगी, फहद साहब कह रहे थे कि मैंने तुम्हें चाय लाने के लिए नहीं कहा था। जैसे कहा था उसे कहो मुझे चाय ला कर दे। ये सुनकर मुझे उस शख्स पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, लानत भेजो उस शख्स के ऊपर। अपने कमरे में बैठा चाय का इंतजार करता रहे। मैं आराम से डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखकर वहीं बैठ गई। सब लोग खाना खा रहे थे और सबने पुलाव की तारीफ भी की थी। ताई अम्मा भी बड़ी खुशी से कहने लगी कि आज तो नायला ने कमाल कर दिया। ताया अब्बा और मेरे बाबा भी बहुत खुश थे। दादी ने मुझे इनाम के तौर पर 5,000 का नोट दिया था। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि बड़ा गुस्से से फहद डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ और मुझे ही गुस्से वाली नज़रों से देख रहा था। इत्तेफाक था कि मेरे बराबर वाली कुर्सी खाली थी और मैं जानती थी कि वो यहाँ बैठकर कौन सी गंदी हरकतें शुरू करेगा। मैंने खाना खा लिया था। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा मैं कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। दादी अम्मा कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मा साईं, मैं खाना खा चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं उठकर जाती कहने लगा, इधर बैठो और मेरी प्लेट में चावल डालो, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ यहाँ बैठकर मुझे खाना डाल कर दो। वो तो मुझ पर यूं रोब जमा रहा था जैसे मैं उसकी जर खलीज गुलाम हूँ। मेरे अब्बा भी गुस्से से फहद को देख रहे थे। शायद उन्हें भी उसका लहजा और अंदाज अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, सकीना अम्मा है ना, वो आपको खाना डाल देंगी। सकीना हमारी बावर्चन थी और घर का ज़्यादातर काम वही संभालती थी। वो वहाँ मौजूद थी। वो कहने लगा, मैं क्यों मुलाजमा के हाथ से खाने लगा? चलो शाबाश, मेरी प्लेट में तुम खाना डालो। अब्बा कहने लगे, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो नायला से? ये कौन सा तरीका है बात करने का? कहने लगा, क्यों? क्या ये घर की फ़र्ज नहीं है? इसका फ़र्ज नहीं बनता कि मुझे खाना प्लेट में डाल कर दे? अम्मा साईं कहने लगी, वो बेशक घर की फ़र्द है लेकिन तुम्हारी मुलाजमा नहीं है। वो कहने लगा, मंगेतर तो है ना। ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मेरी ताई अम्मा कहने लगी, फहद, वो बात बेमायने नहीं रखती और वैसे भी अब वो दूर के बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की जाए तो इस बात को भूल जाओ। वो कहने लगा, कैसे भूल जाऊँ? बेगैरत थोड़ी हूँ जो अपनी बचपन की मंग को छोड़ दूँ। बल्कि अम्मा साईं, मुझे आपसे यही बात कहनी थी कि अब बाकायदा मंगनी की रस्म कर दें। इससे पहले कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। मैंने कहा, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। मेरी बात सुनकर सभी मुझे देखने लगे और सबसे ज़्यादा गुस्से और हैरत से फहद मुझे देख रहा था। कहने लगा, तुम्हारे नज़दीक बड़ों की बात की कोई अहमियत नहीं है। मैं लंदन से पढ़कर आया हूँ, वहाँ का आज़ाद माहौल देख कर आया हूँ, लेकिन अपनी रवायात को नहीं भूला। मैंने कहा, लेकिन अब पुराना दौर नहीं रहा। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को भी पूरा हक है कि वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकें। मैंने अपने बाबा से कहा था, बाबा मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। ये बात सुनकर मेरे बाबा कहने लगे, ठीक है, अगर नायला को एतराज़ है तो हमारी तरफ से इनकार है। ये सुनकर सबसे ज़्यादा खुश ताई अम्मा हुई थी, क्योंकि यकीनन वो अपनी किसी बहन भाई की बेटी फहद के लिए लाना चाहती थी। मैं ये कहकर फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैंने सुकून का सांस लिया था, क्योंकि फहद नामी मुसीबत मेरे सर से टल चुकी थी। अगले रोज़ मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर मेरे होश उड़े थे। आज मुझे लेने के लिए ड्राइवर नहीं बल्कि फहद आया था। उसे देखकर मैंने कहा, ड्राइवर कहाँ है? कहने लगा, मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? चलो बैठो। इतना फारिग नहीं हूँ मैं कि तुम्हें जवाब देता फिरूं। तुम्हें घर छोड़ने के बाद मुझे और भी बहुत से कामों के लिए जाना है। मैं पिछली निशिस्त का दरवाज़ा खोलने लगी तो कहने लगा, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ मैं। इधर आओ, मेरे बराबर वाली सीट में बैठो। मैं फिर भी पिछली निशिस्त पर जाकर बैठ गई। उसने गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी में चलानी शुरू की। इतनी तेज़ रफ्तार कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो कर क्या रहा है। लेकिन मेरे होश से उस वक्त उड़े जब गाड़ी अनजाने रास्तों पर रवां हो गई। मैंने कहा, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहने लगा, मुंह बंद रखो। ये कहने के बाद वो मुझे एक इमारत के पास ले गया। गाड़ी रुकी और फ्रंट दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। फिर पिछली निशस्त खोली। वो मुझे बाजू से पकड़कर बाहर निकालने लगा और कहने लगा, तुम अभी मुझसे वाकिफ़ ही नहीं हो। शायद तुम बचपन भूल गई हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मुझे इनकार करने का अंजाम क्या होता है। मैं बुरी तरह घबरा गई थी।
जिस जगह वो इमारत बनी थी आसपास ज़्यादा रश नहीं था, ज़्यादा कुछ भी बना हुआ नहीं था। पता नहीं कौन सी जगह थी। वो मुझे इमारत के अंदर ले गया। मैं अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त से अपने बाजू छुड़वाना मेरे लिए आसान नहीं था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ पर 3 नौजवान थे। वो मुझे अंदर ले गए। वो कहने लगा, आज तुम्हारी सारी अकड़ निकाल कर रख दूंगा। ये कहते हुए मुझे कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी नीच हरकत करेगा। मैं रोने लगी। इस वक्त मेरी मदद के लिए कौन आएगा? इन वहशी दरिंदों से मुझे कौन बचाएगा? उसी वक्त मुझे याद आया कि मेरे पर्स में मेरा मोबाइल रखा हुआ था। फहद जब थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो मैंने फ़ौरन मोबाइल निकालकर अपने बाबा को मैसेज करके फहद की इस हरकत के बारे में बता दिया। मेरे बाबा ने उसी वक्त पता लगा लिया कि फ़हद मुझे कहाँ लेकर गया था। जब फ़हद दोबारा कमरे में आया तो उसने मेरी इज्जत ख़राब करनी चाहिए, मगर उसी वक्त दरवाज़ा खुला और मेरा बाप आ गया। उसने फ़हद के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और मुझे बाइज्जत कर लिया है। मेरे बाबा ने यह बात फ़हद के वालिदैन को बता दी। उन्होंने फ़हद की शादी उसी कज़न से कर दी जो उससे छुप छुप कर मिलती थी। फ़हद ने वालिदैन के दबाव में आकर शादी कर ली और फिर वापस विलायत चला गया। यूँ मेरी उससे हमेशा के लिए जान छूट गई, चूँकि मैंने अपने बाबा को फ़हद की असलियत बता दी थी। मेरे बाबा ने कहा था कि जिन लड़कियों के बाप जिंदा हों, उन्हें फ़हद जैसे दरिंदों से डरने की ज़रूरत नहीं थी। इस वाक़े के बाद मैं पूरी आज़ादी से पढ़ने लगी और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी।